38 साला इमरान लाहौर का एक रहायशी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। चंद महीनों से हर दफा वॉशरूम जाने के बाद टिश्यू पेपर पर खून नजर आ रहा था, मगर इसने सोचा शायद ये बवासीर है। वैसे भी बहुत ज्यादा बैठता था और मसाले बहुत ज्यादा खाता था। 2 महीने यूं ही गुजरते गए, हत्ता कि खून ज्यादा आना शुरू हो गया, वजन कम होने लगा और थकावट बहुत ज्यादा रहने लगी। जब हमसे रुजू किया गया तो कोलोनोस्कोपी एडवाइस की गई और फौरन कोलोनोस्कोपी की गई, तो पता चला कि ये कोलोरेक्टल कैंसर का इब्तदाई मरहला था। अगर इमरान ने बर वक्त संजीदगी इख्तियार की होती तो कैंसर जड़ पकड़ने से पहले ही काबू में आ सकता था। पखाने में खून क्यों आता है और ये कितना कोई खतरनाक हो सकता है? अगर रेक्टम से मकद से खून आने लगे तो फौरन क्या करना चाहिए और इस बीमारी का इलाज क्या है? आज की वीडियो में हम इस बारे में तफसील से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर शेख ज़ैद हॉस्पिटल एंड कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट अल्लामा इकबाल टाउन। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी अलामात पर जो अक्सर लोग शर्म की वजह से छुपा लेते हैं, लेकिन ये खामोशी बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो सकती है। रेक्टम से खून क्यों आता है? जब हम वॉशरूम के बाद टिश्यू पेपर पर या हाथ पे पखाने के को साफ करते हैं तो खून देखते हैं, तो हम अक्सर ये सोचते हैं, टाल देते हैं कि ये तो सिर्फ बवासीर हो सकती है। हालांकि असल वजह कुछ और भी हो सकती है। मकद से रेक्टम से खून आने की सबसे बड़ी आम वजूहात में बवासीर, पाइल्स, रेक्टम की खून की रगों के फूलने से बनती हैं। आमतौर पर यह सख्त पखाना ज़्यादा बैठने की वजह से, कब्ज़ की ज़्यादा रहने की वजह से या पखाना करते हुए ज़ोर लगाने की वजह से ज़्यादा बन सकता है। ये पखाने की जगह के ऊपर अक्सर कुछ मोके, जिसको हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, कि बाज़ औक़ात पखाने की जगह पे कुछ बाहर निकलते हुए मोके आ जाते हैं, या इंटरनल हेमोरॉइड जो अंदरूनी तरफ से पखाना की अंदरूनी जगह के अंदर कुछ मोके होते हैं, जो नालियाँ होती हैं बेसिकली, जो अगर फट जाएँ तो खून आ सकता है। फिर दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह एनल फिशर है। ये मकद के जिल्द पर छोटा सा जख्म होता है जो सख्त पखाना या शदीद कब्ज़ की वजह से ज़ोर लगाने से पखाने की जो एनल स्फिंक्टर है, जो पखाने को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने एक रिंग मसल दिया हुआ है, उसके अंदर चीरा आ जाता है, जिसकी वजह से शदीद जलन, दर्द या खून भी पखाने में आ जाता है। अब तीसरी चीज़ जो है वो पॉलिप्स हैं। ये आंतों की अंदरूनी दीवार पर छोटे छोटे उभार होते हैं जो बाज़ औक़ात खून का सबब बन सकते हैं और कैंसर में भी बदल सकते हैं। आंतों का इन्फेक्शन या सोजिश, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या इन्फेक्टिव कोलाइटिस, जिसमें पखाने के साथ खून और बलगम आ सकता है। और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक कोलोरेक्टल कैंसर है, जो अक्सर बगैर दर्द के खून से ज़ाहिर होता है। ख़ास तौर पर 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में अक्सर हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये खून खतरे की घंटी कब बन जाता है। अगर रेक्टम से खून के साथ आपको ये अलामात महसूस हो रही हों तो फ़ौरन किसी माहिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। वज़न का बग़ैर वजह के कम होना, यानी आप किसी किस्म की डाइटिंग नहीं कर रहे लेकिन आपका शाम में हल्का हल्का बुखार हो रहा है, या आपकी मसल वीकनेस हो रही है, आपकी टांगों की जो मसल्स हैं वो कम हो रहे हैं, आपके शोल्डर्स पे आप देख रहे हैं कि मसल्स कम हो रहे हैं, और आप को लोग कह रहे हैं कि भाई आप वाकई कोई ख़ास डाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वज़न कम हो रहा है, तो अगर ये वाकई आपको बग़ैर किसी वजह के इस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं तो आपको इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए। अब पखाने की आदत में तब्दीली, जैसे कभी कब्ज़, कभी मोशन वाले पखाने जो लंबे अरसे तक जारी रह सकते हैं, जो 6 महीने या 3 महीने के दौरान से ज़्यादा हों, तो इसके साथ में भी आपको ज़रूर अपने पखाना की आदत के अंदर अगर ये मसाइल हो रहे हैं तो इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अक्सर पखाने का रंग जो है वो काला पड़ सकता है या स्याह हो सकता है, जिसको हम अक्सर इसमें समझते हैं कि ये बड़ी आंत के अंदर के बजाय छोटी आंत में से भी खून आ सकता है, जिसके साथ में ब्लैक खून या काला पखाना आ सकता है। खून का बार बार आना, मिकदार कम हो या ज़्यादा तसलसल के साथ मुसलसल आना ख़तरनाक है। हाँ, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फैमिलियल टेंडेंसी, यानी आपके ख़ानदान में अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को या सेकंड डिग्री रिलेटिव, यानी आपके बहन भाई या आपके माँ बाप में से या दादा दादी में से किसी को अगर कोलोरेक्टल कैंसर है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जिसमें आपको अपनी कोलोनोस्कोपी
45 साल के बाद ज़रूर करा लेनी चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ से ये हमें कहा गया है कि पहले ये था कि 50 साल के बाद आपने हर मरीज़ की कोलोनोस्कोपी करनी है, लेकिन अब कुछ ऐसे मरीज़ जिसमें कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो या ऐसे मसाइल हों जिसमें ख़ानदानी किसी मरीज़ को कोलोरेक्टल कैंसर हो, तो आपको अपना कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग जो कोलोनोस्कोपी है वो 50 साल तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको 45 साल में ज़रूर ईयरली कोलोनोस्कोपी की स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, ताकि कोलोरेक्टल कैंसर अगर है तो वो अर्ली तशख़ीस हो जाए और वो पकड़ लिया जाए। जब किसी मरीज़ को रेक्टम से खून आने की शिकायत हो, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या ये बवासीर है? लेकिन याद रखें, सिर्फ खून देखकर ही कोई हतमी तशख़ीस नहीं की जा सकती। हमें ये समझाना ज़रूरी है कि पीछे छुपी हकीकत जो है वो बाकायदा तशख़ीसी मराइल से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है जिसमें मकद को उंगली के ज़रिए मुआयना किया जाता है और नीचे रेक्टम के हिस्से का जायज़ा लिया जाता है कि उसमें कोई रुकावट, कोई हार्ड चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। अगर खून बार बार आ रहा हो तो मरीज़ की उम्र अगर 40 से ज़्यादा हो तो सिग्मेंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी तजवीज़ करते हैं, ताकि मुकम्मल आंतों का जायज़ा लिया जा सके। और अगर पॉलिप्स हैं या दीगर अलामात हों तो उनको फौरी तौर पे इलाज कर दिया जाए और पॉलिपेक्टमी कर दी जाए ताकि वो क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो ज़रूर कराने चाहिए। आपको स्टूल टेस्ट CBC तक ज़रूर कराना चाहिए। फीकल अकल्ड ब्लड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये देख सकें कहीं खून की कोई कमी तो नहीं हो रही या कोई इन्फेक्शन तो मौजूद नहीं है। अगर कोलोनोस्कोपी में किसी मशखूस ज़ख्म या उभार लियन की निशानदेही हो जाती है तो हम बायोप्सी करते हैं, ताकि कैंसर या किसी पेचीदगी के बारे में जल्द अज जल्द तशख़ीस की जा सकती है। अब सवाल पैदा ही होता है कि इलाज क्या है। तो याद रखें कि इलाज का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर वजूहात पर होता है कि उसकी असल वजह क्या है। अगर मसला बवासीर हो तो हम लाइफस्टाइल तब्दीलियाँ और कुछ दवाइयाँ या कुछ सर्जरीज एडवाइस कर देते हैं, या कुछ स्क्लेरोजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे आलमंड ऑयल है वो बवासीर के अंदर लगाते हैं ताकि बवासीर सुकड़ जाए। अगर फिशर की सूरत हो तो मरहम, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ और कब्ज़ से बचाव अव्वलीन हदफ होता है, और मरीज़ को कहा जाता है कि पखाना करते हुए ज़ोर ना लगाएं, या मरीज़ को सीड्स बाथ के लिए कहा जाता है, जिसमें हमने ये बताया जाता है कि मरीज़ थोड़ा सा नमकीन पानी लेके, नीम गर्म और नमकीन पानी लेके उसमें कुछ देर के लिए बैठ जाए, ताकि जो मकद का ज़ख़म है वो आराम से हील हो जाए। अगर पॉलिप्स की निशानदेही हो जाए कोलोनोस्कोपी पर तो उस दौरान ही, कोलोनोस्कोपी के दौरान में पॉलीपेक्टमी कर दी जाती है और उनको निकाल दिया जाता है। अब अगर बात की जाए कोलोरेक्टल कैंसर की, तो फौरी तौर पर माहिर टीम के साथ इलाज का आगाज़ किया जाता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी शामिल हो सकती है। याद रखें, इलाज चाहे कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तशख़ीस। ज़्यादातर मरीज़ या तो शर्म की वजह से चुप रह जाते हैं, या खुद से ही अंदाज़े लगाते रहते हैं, या किसी और से बातें करते रहते हैं। यही ताख़ीर इनकी सेहत को ख़तरे में डाल देती है। याद रखें, रेक्टम से खून आना शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक आपके जिस्म की तरफ से एक ख़तरे का अलार्म है कि जितना जल्दी इस अलामत को पहचान कर मुनासिब टेस्ट करवाए जाएँ, जैसे स्टूल फॉर अकल्ड ब्लड, कोलोनोस्कोपी, तो फ़ौरन ही इतना ही जल्द और कामयाबी से बीमारी का इलाज मुमकिन हो जाता है। अगर आपको भी बाथरूम के बाद खून नज़र आए, मिर्च मसाले को इल्ज़ाम न दें। ये सिर्फ बवासीर नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी बड़ी बीमारी का आगाज़ भी हो सकता है। इसमें शर्माना नहीं है भाई, चुप ना रहें और अपनी जान बचाएं। वक्त पर तशख़ीस, दुरुस्त इलाज और माहिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप कोलोरेक्टल कैंसर से अपना बचाव कर सकते हैं। एस्पिरिन का एक ख़ास रोल है जिसमें ये कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर आपको बचत दे सकती है, और आप 75 मिलीग्राम एस्पिरिन या लोप्रिन आप ले सकते हैं। फिर आप अपनी खुराक में फ़्रेश वेजिटेबल्स, फ़्रेश सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, तो आप बड़े आराम से कोलोरेक्टल कैंसर के साथ या मौजी मर्ज़ के साथ आप बचे रह सकते हैं, और इन हिफाजती तदाबीरों पे अमल करके आप एक बड़ी बीमारी से बड़े आराम से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।